तो ट्रांसफॉर्मर को हमको समझना है, ट्रांसफॉर्मर को हमको समझना है। सर हवाओं से कह दो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले, और स्टूडेंट से कह दो अगर ट्रांसफार्मर को अच्छे से समझना है तो रनेश सर का वीडियो देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रनेश सर और आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमपी जॉन पर। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं हम क्लास 12 में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ट्रांसफार्मर। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है क्या होता है, ट्रांसफार्मर की हम बताएंगे, आपको सिद्धांत बताएंगे, ट्रांसफार्मर की रचना बताएंगे, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि बताएंगे, मतलब ट्रांसफार्मर के बारे में सब कुछ बताएंगे। ट्रांसफार्मर में कैसे धारा आती है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा जो क्षय होता है, हानि होता है, उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों एक वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो यही कहेंगे आपको दोस्तों कि आप धैर्यपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मैं समझा दूंगा। चलिए आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे और देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर क्लास 12 का वीवीआई टॉपिक है और ये ट्रांसफार्मर जो है पूछेगा आपको, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी निकाला जाता है क्वेश्चन, इसमें से सब्जेक्टिव में 2 नंबर का भी निकाला जाता है, 5 नंबर का भी निकाला जाता है। तो कहने का मतलब सब मिलाकर कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लॉन्ग टाइप हो या शॉर्ट टाइप हो। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक प्रकार का डिवाइस है, एक उपकरण है। यह एक ऐसी युक्ति है, इसकी सहायता से हम लोग वोल्टेज को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसफर मतलब क्या होता है, बदलना, कन्वर्ट करना, चेंज करना, परिवर्तन करना, परिवर्तित करना। तो परिवर्तित करना, किसको परिवर्तित करना? ये वोल्टेज को क्या करता है, ये वोल्टेज को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, वोल्टेज को बदलता है। ये वोल्टेज को क्या करता है, बदलता है, चेंज करता है। ये वोल्टेज को चेंज करता है, बदलता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी, हम इसका क्या कहते हैं, लिखेंगे कैसे इसके बारे में, ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, इसकी सहायता से वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे लिखना है। सर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? सरकार ट्रांसफार्मर जो है 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। फर्स्ट स्टेप अप, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, और दूसरा होता है स्टेप डाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं? अप मतलब क्या, ज्यादा, डाउन मतलब क्या, कम, नीचे। अप मतलब लो वोल्टेज को क्या करता है, लो वोल्टेज को क्या करता है, लो वोल्टेज को क्या करता है, हाई वोल्टेज में क्या करता है, बदलता है। कौन? स्टेप अप। और ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, लो वोल्टेज में बदलता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर, 2 प्रकार के होते हैं, ऊंचाई और अपचाई। ये क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है और ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। ठीक, अब हम आते हैं इसके प्रिंसिपल को देखेंगे, सिद्धांत को देखेंगे। ठीक है, पहले हम चित्र बनाते हैं, फिर इसके सिद्धांत को देखेंगे। इसका जो सिद्धांत जो होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इंग्लिश में अन्योन प्रेरण। ठीक है ना, आप इसको पढ़े भी होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो आप आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके वहां पे जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, 2 कुंडली होता है, 2 इस प्रकार से तार का लपटा हुआ कुंडली होता है, और एक में क्या होता है, धारा प्रवाहित किया जाता है। एक में क्या किया जाता है, बैटरी से धारा प्रवाहित किया जाता है। यहाँ बैटरी लगाओ, प्लस माइनस।
और धारा प्रवाहित किया जाता है। धारा में जब परिवर्तन होता है तो इससे क्या निकलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और वो सेकेंड वाला जो यहाँ कुंडली रखा हुआ है इसमें से भी होकर गुजरता है, यहाँ इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। और जो दूसरा कुंडली है, कुंडली मतलब क्या, कॉइल, कॉइल मतलब क्या, तार को लपेट दिया गया है, तार को लपेट दिया गया है। तो ये बगल में जो रखा हुआ उसमें से भी क्या होता है, बल रेखा गुजरता है, जिसके कारण इसमें भी एक धारा बहने लगता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। इसको अच्छे से समझना और इसके प्रैक्टिकल को देखना है तो आपको लिंक हम दे दिए हैं, आप वहां देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप देखते हैं ट्रांसफार्मर की रचना देखते हैं और इसकी कार्य विधि देखते हैं। तो आगे धीरे धीरे करके हम सब कुछ देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। हवाओं के टकराने से पहाड़ों में सुराग नहीं हुआ करते, फिर भी हमें तुम्हारा अंदाज पसंद आया दोस्तों। तो ट्रांसफॉर्मर को हमको समझना है, ट्रांसफॉर्मर को हमको समझना है। सर हवाओं से कह दो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले, और स्टूडेंट से कह दो अगर ट्रांसफार्मर को अच्छे से समझना है तो रनेश सर का वीडियो देखे। चलिए, दिस इज ट्रांसफार्मर। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? तो दिस इज ट्रांसफार्मर, देखिए यहाँ दिस इज ट्रांसफार्मर। इसमें पहले नर्म लोहे का हम ट्रांसफार्मर बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, इसमें सबसे पहले हम नर्म लोहे का पत्ती लेते हैं, नर्म लोहे का एक पत्ती लेते हैं इस प्रकार से। नर्म लोहे का, ये नर्म लोहे का क्या है, नर्म लोहा है, नर्म लोहे का पत्ती है, पत्ती, नर्म लोहे का पत्तियां, ठीक है ना। नर्म लोहे के पत्तियों को वार्निश से जोड़ दिया जाता है, को वार्निश से जोड़ दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर जोड़ दिया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। इसमें जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। कहने का मतलब है क्या, प्रिंसिपल इसका जो पूछेगा तो आपको कहना है प्रिंसिपल इसका जो होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन प्रेरण, ठीक है ना। इसमें दो कुंडली होता है, एगो प्राथमिक कुंडली, एगो द्वितीयक कुंडली, एगो प्राइमरी कॉइल, एगो दूसरा सेकेंडरी कॉइल। अभी हम आपको जो बता रहे हैं ये स्टेप अप का ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए, इसमें फेरों की संख्या कम होगा, ठीक है ना, इसमें फेरों की संख्या कम होगा। और ये, ठीक है, बाहर से लाइन आ रहा है, ये देखिए, ये जो आपको एक अल्टरनेटिव करंट ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, इसका सिंबल दे रहा है, ऐसे ये वाला सिंबल दे रहे हैं, ठीक है ना। ये बाहर से आ रहा है, मतलब बाहर से करंट इसको आ रहा है। तो ये हो गया आपको इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज बाहर से आ रहा है, इसको वोल्टेज जो आया है इसको दिया गया है। और इधर से देखो, ये इधर से ही हमारे घर में जाएगा, इस तारों से होकर जाएगा हमारे घर में, इसको बोलते हैं प्राइमरी, बोलते हैं कॉइल, प्राइमरी कॉइल। इसमें फेरों की संख्या कम होती है, इसको बोलेंगे एनपी, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर का नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है ना, मतलब फेरों की संख्या। इसमें फेरों की संख्या एन है। सेकेंडरी कॉइल है ये प्राइमरी है, ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल, ठीक, अच्छे समझिए। और इधर से हमारे घर में जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का अन्योन प्रेरण कहता है क्या कि पहले में धारा यदि आता है, वोल्टेज आता है, तो दूसरे में से भी होकर क्या होता है, बल रेखा गुजरता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इनपुट में वोल्टेज आ रहा, धारा आ रहा है, तो धारा जो आ रहा है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े होंगे आप लोग, ये वाला परिनालिका पढ़े होंगे, सोलेनॉइड, इस तरह सर पढ़ाए होंगे। जब इसमें धारा प्रवाहित होता है तो इसके अक्ष के समांतर क्या होता, उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बी बराबर फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना, म्यू नॉट एन आई।
इसका इससे यही पता चलता है, ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है B, तो I धारा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और यदि घटेगा तो ये भी घटेगा। तो इनपुट वोल्टेज आ रहा है, धारा आ रहा है, आप कौन सा करंट आ रहा है, तो करंट सर आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, तो ये घटता बढ़ता है, पहले धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर घटता है, इस तरह सर होता है। अल्टरनेटिंग करंट इसी प्रकार से चलता है, घटता है पहले धीरे धीरे फिर बढ़ता है, मतलब घटते बढ़ते रहता है। और जब घटे बढ़ेगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र यही रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। जब इसमें धारा आ रहा है तो देखिए इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो गया। और यही रेखा क्या करेगा, ये देखिए ये रेखा क्या होगा, इधर से होकर इसमें से होकर इधर से गुजरेगा, द्वितीय कुंडली से होकर गुजरेगा। क्यों द्वितीय कुंडली से होकर गुजरेगा, क्योंकि ये जो है नर्म लोहे का क्रॉड लगा हुआ, पत्ती लगा हुआ है, ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करता है, खींचता है, ठीक है ना। तो इसको खींच कर क्या करेगा, इसको इस तरह से, इसको यहाँ से क्या करेगा, इसको घुमाएगा, इस तरह से घूमता है, ठीक है ना। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं लाइन, ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है जितना यहाँ से फ्लक्स जाएगा उतना आपको वहाँ फ्लक्स इधर मिलेगा। तो कहने का मतलब इसमें फ्लक्स, इसमें चुंबकीय बल रेखा इससे कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो कहने का मतलब इसका जो है वोल्टेज उधर ट्रांसफर हो रहा है, इधर से कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है, और इधर से ये हमको क्या मिलता है, धारा मिलता है, कुछ इस प्रकार से। जितना इधर से फ्लक्स यहाँ जितना उत्पन्न होगा, जितना फ्लक्स यहाँ से उत्पन्न होगा, सब क्या होगा, उधर से होकर जाएगा। ज़्यादा हम इसको घसेंगे नहीं, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा घसना नहीं है इसमें, ज़्यादा इसको रफ नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहने का मतलब इसकी रचना जब आप लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो आपको कुछ बता देते हैं कंस्ट्रक्शन में, आपको याद ही हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं, फिगर को देखना है और याद कर लेना है। कंस्ट्रक्शन में होगा क्या, आपको लिखना है कि नर्म लोहे की पत्तियों को वार्निश से जोड़ दिया जाता है और इसके ऊपर 2 कुंडलियों को लपेट दिया जाता है। स्टेप अप में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और ये मोटा तार होता है, ये मोटा तार होता है, ठीक है, मोटा तार, और ये होता है पतला तार, इसके अपेक्षा ये पतला होता है, पतला तार, ठीक है। तो लपेट दिया जाता है, इतना बात लिखना है, जिससे धारा जब आती है इससे क्या निकलता है, बल रेखा, जो द्वितीय कुंडली से होकर गुजरती है। इतना बात आपको लिखना है। पत्ती को वार्निश से क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि पत्ती को वार्निश जोड़ा जाता है भंवर धारा को कम करने के लिए। आपसे पूछ सकता है ट्रांसफार्मर का क्रॉड, नर्म लोहे का जो क्रॉड, ये नर्म लोहा को इसको बोलते हैं क्रॉड बोलते हैं, नर्म लोहे को बोलते हैं क्रॉड, क्रॉड को वार्निश से क्यों जोड़ा जाता है, तो आपको बोलना है कि वार्निश से जोड़ा जाता है भंवर धारा को कम करने के लिए, ठीक, इतना बात हो गया, होती है। कहने का मतलब स्टेप अप में जो है एनपी जो है वो कम होता है, किससे, एनएस से, नंबर ऑफ, इसमें एस ज़्यादा, नंबर ऑफ क्या कहते हैं, ये वायर की संख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है, ठीक है। अब आता है रचना, इतना बात आपको लिख देना, ज़्यादा कुछ करना नहीं, रचना इतना बात आपको लिखना है, ठीक। अब आता है आपको क्या, कार्य विधि, वर्किंग, कि वर्क कैसे करता है ये कार्य विधि, वर्किंग कुछ नहीं है। वर्किंग में देखिए, वर्किंग में बस यही आपको लिखना है कि प्राथमिक कुंडली में जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो धारा, प्राथमिक कुंडली में जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता है, कौन सा धारा, प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, चेंजेबल होता है, वेरिएबल होता है, मतलब बदलते रहता है, उसका मान क्या होता है, बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं।
और यह फ्लक्स द्वितीय कुंडली से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? द्वितीय कुंडली से होकर गुजरती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना से, या हम बोल सकते हैं अन्योन्य प्रेरण घटना से ऐसा होता है, इसमें उत्पन्न हुआ है, इसमें से होकर गुजरता है। और इस प्रकार से हमको क्या मिलता है? धारा मिलता है। ठीक है ना, द्वितीय कुंडली से हमको धारा मिल जाता है, इसमें से होकर गुजर रहा और इधर से क्या हो रहा है? हमको धारा मिल रहा है। ये आपका ये कहो क्या हो गया? इसका वर्किंग हो गया। हमको इस प्रकार से धारा मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ देखिए, धारा ऐसे चल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलता है? ऐसे ऐसे, आधा ऊपर और आधा नीचे। जब ऐसे चलेगा तो इस प्रकार देखिए, दाहिना हाथ है, इसके नियम से, दाहिने हाथ के नियम से ऐसे करके देखेंगे आप, तो इसका बल रेखा इस तरह से जा रहा है। लूप में जब धारा प्रवाहित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसकी दिशा क्या होती है? इसके लंबवत। ये हुआ आपका बल रेखा। ये क्या हो गया? आपका बल रेखा। तो एक बार ऐसे और फिर दूसरे बार ऐसे, तो अब इसका धारा की दिशा क्या होगा? बदल जाएगा। अब ऐसे हो जाएगा, अब ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, अब नीचे की ओर। ठीक है ना, अब क्या होगा? नीचे की ओर ऐसे चलता है। तो अपना डायरेक्शन ही क्या होता है? बदलते रहता। अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? अपना डायरेक्शन बदलते रहता है। ये उसका वर्किंग हो गया। वर्किंग मतलब क्या? आपको क्या लिखना है वर्किंग में कि जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो इसमें चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न हो जाता है, जिससे परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ये चुंबकीय बल रेखा सेकेंडरी कॉइल से होकर गुजरता है। सेकेंडरी कॉइल से होकर गुजरता है और सेकेंडरी कॉइल द्वारा ही हम लोगों को क्या मिलता है? क्या मिलता है? करंट मिलता है। आप लोगों के घर में जो आता है वो सेकेंडरी कॉइल से ही आता है। इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। ये बाहर निकलता है, इसलिए आउट, इनपुट मतलब बाहर से आ रहा है, जहाँ सप्लाई हो रहा है वहाँ से आ रहा है। ये ट्रांसफार्मर हमको क्या करता है? हमको सप्लाई करता है। ठीक है ना, तो ये आउटपुट है, ये इनपुट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जरा सा, तो कार्यविधि में क्या हो जाएगा? इसके कारण जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ? परिवर्तन, क्योंकि बल रेखा क्या होगा? ज़्यादा कम होते रहेगा, क्योंकि करंट यहाँ पर क्या हो रहा है? वेरिएबल है। करंट क्या हो रहा है? करंट जो है कम बेसी होता है। अल्टरनेटिंग करंट क्या, आपके घर में जो धारा आता है वो कम बेसी होते रहता है, वोल्टेज कम बेसी होते रहता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। इसके कारण इसके बगल वाले कुंडली में विद्युत वाहक बल, इसके बगल वाले कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्या? देखिए, प्राइमरी कुंडली के लिए क्या हो जाएगा? प्राइमरी कॉइल के लिए फार्मूला होता है। फ्राइडे के 2 नियम बताएं। फ्राइडे के 2 नियम जो कि आई बटन लिंक दे दिए। फ्राइडे का 2 नियम होता है। फ्राइडे का 2 नियम, प्रथम नियम जो होता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तब दूसरी कुंडली में क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा नियम क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर के क्या होता है? बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ये देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर हो गया d∅dt और यहाँ पर हो जाएगा n मतलब क्या? फेरो की संख्या। ऐसे फेरो की संख्या क्या है? p है। ठीक है, उसी प्रकार से सेकेंडरी कॉइल का क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कॉइल का देखिए, सेकेंडरी कॉइल का क्या हो जाएगा? ES बराबर हो जाएगा NS, ये हो जाएगा d∅dt। ये सर कहाँ से आया है? ये बता देते हैं, आप पढ़ सकते हैं। फ्राइडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम में फ्राइडे ने दूसरा नियम में यही बोला था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो ऋणात्मक दर के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर ऋणात्मक के बराबर होता है। यही बात बोला था। किसने बोला था? फ्राइडे ने बोला था। ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उसके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर वही लोग जमाने में खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, अब 1 मिनट इसको देखिए, थोड़ा सा निकालते हैं, कुछ और बातें हैं इसकी। कार्यविधि में ही ये सब लिखना है आपको, ये सब लिखना है कार्यविधि में ही, और आपके टीचर पढ़ाए भी होंगे, बस हम आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको समझिए, याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझना है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आया है सर, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा था, इसके कारण क्या हो रहा था, इसमें परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, मतलब क्या, चुंबकीय बल रेखा, इसके कारण क्या होता है, इसके बगल वाले क्या कहते हैं कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग ई से लिखते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है। और सर फ्राइडे ने हमको बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। सर एनपी क्यों आया, क्योंकि इसमें जितना फ्लक्स है, जितना फेरों संख्या, उस सब में से होकर गुजरेगा फ्लक्स। जैसे देखिए ये इसमें से होकर गुजर रहा है, ये वाला गुजर रहा है लाइन, इसमें से भी होकर गुजर रहा है, इसमें से होकर गुजर, नंबर ऑफ पी हो गया, ये क्या कहते हैं प्राइमरी कॉइल में फेरों संख्या, और ये हो गया सेकेंडरी कॉइल में फेरों संख्या, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे क्या, इस समीकरण आपको मान लीजिए 1 हो गया, ये हो गया 2, आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय सेकेंड अपॉन फर्स्ट। सर जी फर्स्ट अपॉन सेकेंड क्यों नहीं, नहीं सेकेंड अपॉन फर्स्ट। तो सर इसका रहस्य क्या है, हाँ इसका रहस्य हम समझाते हैं, थोड़ा पहले देख लीजिए, इसका रहस्य समझाते हैं आपको, चिंता न करें, सब बात आपको हम बताएंगे, धैर्य रखें, नूनू बाबू की तरह बताया जाएगा, चिंता ना करें, चिंता से कुछ नहीं होता। यदि वक्त बदलना चाहते हो तो मेहनत करना सीख लो, संघर्ष करना सीख लो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों। इसलिए कहेंगे आपको कि ज्यादा बात नहीं बनाइए और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, वर्क कीजिए, दैट इज गुड फॉर यू। तो ये आपको आया है, हम देख रहे हैं विद्युत वाहक बल जो है वो NS के बराबर है, ES जो है NS के बराबर है, और EP जो है NP के बराबर होता है। थोड़ा सा सर ये वाला समझा दीजिए सर, डिवाइड 1/2 का हैंड की बता रहे हैं, सुनिए जरा से 1 मिनट अच्छे सुनिएगा मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कि सेकेंडरी कॉइल है और ये प्राइमरी कॉइल है, आप कभी टेस्ट में बैठे हैं, कभी भी टेस्ट में बैठे होंगे, सोचिए जरा सा, कभी टेस्ट में यदि बैठे हैं तो बताइएगा हमको, टेस्ट में गए होंगे, सर ने टेस्ट लिया आपको 100 नंबर का, कितना नंबर का, 100 नंबर का, तो 100 नंबर का टेस्ट लिया, आपको आया 20, उसमें से आया 20, ऐसा जी ऐसे लिखते हैं 20/100, 100 नंबर का टेस्ट लिया गया था, आपको आया कितना, 20। तो उसी प्रकार से इस ट्रांसफार्मर को दिया गया 100 वोल्टेज, ठीक है, और इसने इसको कितना दिया, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब 100 वोल्टेज, तो वोल्टेज दिया गया किसको, प्राइमरी कॉइल को, तो प्राइमरी कॉइल को, इसलिए प्राइमरी क्या होगा, नीचे ना होगा जी, 100 वोल्टेज। इसने अब उसको कितना दिया, ये कितना इससे छीन के ले लिया सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ने मान लो 90 ले लिया, कितना ले लिया, 90, ठीक है। तो क्या होगा 90/100, जितना इसको दिया है अब उसमें से वो कितना लिया है, आपको 100 नंबर का टेस्ट हुआ, आपको 20 नंबर आया, 20/100। उसी तरह से 100 नंबर का टेस्ट था और सेकेंडरी कॉइल को कितना लिया है, सेकेंडरी कॉइल ने कितना लिया है इससे, तो 90 लिया है, तो 90/100 होगा। तो हमेशा ES/EP होता, कभी भी और डिवाइड नहीं करेंगे 1/2, 2/1 होता है। समझ में आ रहा है बात, चलिए जहाँ तक हो गया वहाँ तक समझिए, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हुआ आपको ES/EP, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत भी है किसी को, जी नहीं सर, आइए। और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में स्टेप अप है, अप मतलब क्या, लो वोल्टेज को क्या करता है, लो वोल्टेज मतलब क्या, ये अप मतलब हुआ लो वोल्टेज क्या करता है, हाई करता है।
तो मतलब यहाँ आया था लो वोल्टेज, इसको कर दिया क्या, ये हाई कर दिया। तो कहने का मतलब है ईपी जो है वो छोटा होगा किससे, ईएस से। ये लो आया था, स्टेप अप का काम है लो वोल्टेज को क्या करना, हाई करना। तो लो आया था, हाई कर दिया। स्टेप डाउन में जाइएगा भैया जी, स्टेप डाउन में जाइएगा तो क्या होगा, स्टेप डाउन मतलब अपचाई में जाइएगा तो एन एस जो है ज़्यादा होगा एन पी से, सॉरी ये एन पी हो गया और ये हो गया एन एस। तो एन पी ज़्यादा होगा, मतलब अब इसमें फेरों संख्या ज़्यादा हो जाएगा स्टेप डाउन में, इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात इसमें क्या होगा, ई पी और ये हो जाएगा ई एस, ई पी ज़्यादा होगा, मतलब ये ज़्यादा से क्या होगा, इसमें ज़्यादा आएगा वोल्टेज और कम में ये क्या करेगा, बदलेगा। तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो ई एस बाय ई पी बराबर एन एस बाय एन पी। अब देखिए कहते हैं क्या दुनिया में इंसान कि विदाउट पावर यू कैन नॉट डू एनी वर्क। तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते बिना पावर के। तो इसको भी कुछ पावर दिया होगा। तो प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर द्वितीयक कुंडली में शक्ति। और ये सब चल रहा है बात आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए भैया। आदर्श दुनिया में आजकल कुछ भी नहीं है आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। आदर्श दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब ऊर्जा क्षय नहीं होगा तब के लिए बता रहे, जब ऊर्जा क्षय होगा तब के लिए नहीं। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जितना इसको दिया गया उतना ये क्या किया, बगल वाले को दे दिया है, उसके लिए बता रहे हैं। तो देखिए शक्ति बराबर होता है, इसमें क्या क्या है, वोल्टेज है और धारा है। शक्ति बराबर होता है वी आई। तो प्राथमिक कुंडली है तो इसका हो जाएगा वी पी, इसका हो जाएगा आई पी, इसका हो जाएगा क्या वी एस, इसका हो जाएगा आई एस। ये भी लिख सकते हैं या वी पी की जगह पर आप लिख सकते हैं ई पी आई पी बराबर लिख सकते हैं ई एस आई एस, क्योंकि विद्युत वाहक वोल्टेज है, विद्युत वाहक दोनों का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ कर सकते हैं। ई पी गुना इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और ई एस गुना इधर आया तो भाग में हो जाएगा। तो आई पी बराबर क्या आया, आई पी बराबर एस, आई पी बाय आई एस बराबर क्या है, ई एस बाय ई पी। ये भी हो सकता था या भी ई एस की जगह पर वी एस भी हो सकता था। इसको इधर ला मिटा देते, थोड़ा सा छोटा सा बोर्ड है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो चुपचाप खाना खा के आप सो जाइए मोबाइल बंद करके, ठीक है। नहीं मुझे सर देखना है आपका वीडियो। देखो ई एस को लिख सकते हैं वी एस और ई पी को लिख सकते हैं क्या वी पी, ये भी लिख सकते हैं। ऐसा भी तो कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और देखिए ई एस बाई ई पी को हम एन एस बाई एन पी भी लिख सकते हैं। तो आपका मान है तो ये भी लिख सकते हैं ई एस बाई ई पी है, इसका लिख सकते हैं क्या एन एस बाई एन पी, तो ये भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसको आप यदि कुछ मान लेते हैं, बराबर में कुछ मान लेते हैं आर, ये मान लिए, माना अपने मन से, इस अनुपात को, दोनों के अनुपात को मान लिए क्या आर। तो आर का मान जो है होता है, आर का मान स्टेप अप के लिए, आर को बोलते हैं हम लोग परिनमन अनुपात बोलते हैं, ठीक है। स्टेप अप के लिए, तो स्टेप अप को आपके लिए होता है आर का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक है। स्टेप डाउन में क्या होता है आर का मान, स्टेप डाउन में आपसे पूछ देगा परिनमन अनुपात स्टेप डाउन में कितना होता है, तो 1 से कम होता है। क्यों होता है ऐसा, मैं समझाता हूं आपको। देखिए एन एस, इसमें फेरों की संख्या क्या ज़्यादा है, मान लीजिए इसमें 10 है फेरों की संख्या। एन पी में क्या है, मान लीजिए फेरों की संख्या 5 है, तो 5 दूनी 10, तो क्या 1 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा ज़्यादा होगा नीचे वाले से, फेरों की संख्या हमेशा ज़्यादा होगा नीचे वाले, इससे ज़्यादा होगा हमेशा इससे, तो इसका 1 से अधिक हुआ। इसमें क्या होगा, इसमें ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। तो ये हो गया आपको स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा क्षय। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को निम्नांकित करें। ऊर्जा क्षय होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो चुका है वीडियो और मैं इतना लंबा बनाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप
अपना स्टडी जारी रखिए और ट्रांसफार्मर पूरा एकदम 100% याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए।